हेलो। मैंने पिछली क्लास में आपको प्रबोधन टॉपिक की बताया था और मैंने बताया था कि उसमें कुछ थिंकर हैं, विचारक हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेंस के दृष्टिकोण से। तो उस पर हम लोग विचार करते हैं। इसमें दो का काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, एक है इमैनुअल कांट और दूसरे हैं रूसो। तो ये जो टॉपिक है थिंकर वाला, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मैं बताऊंगा ये दोनों जो टॉपिक है वो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ये फिलॉसफी का भी एक अध्याय है। तो यहाँ आपको कांट या रूसो के बारे में बहुत कॉन्साइज वे में मैं बताऊंगा और उनकी क्या आलोचना है उसका उसकी समीक्षा आप ऐसे नहीं करेंगे कि फिलॉसफी में ये भी कुछ और एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो यहाँ आपको फिर हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से ताल्लुकात है, तो उस नजरिए से आप देखेंगे, ठीक है। कि काफी लंबा और काफी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स हैं ये, और दूसरे सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक है, लेकिन आपको जीएस कोई आपको रिसर्च करना नहीं है कांट के बारे में, रूसो के बारे में। बस आप जाने कि उनका थॉट क्या था, उनका विचार क्या था, और प्रबोधन काल से जो वो में जो उन्होंने विचार दिया उसका क्या रेलेवेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले कांट के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। कांट जर्मन थिंकर्स में, जर्मन विद्वानों में प्रवर्तक के तौर पे एक ऊंचा स्थान रखता है, और 1724 से लेके 1804 तक, 1724 से 1804 तक इसका जीवन काल रहा। और इस दरमियान कांट ने जो दिया तो उसको कांट का दर्शन कहते हैं, कांटियन फिलॉसफी कहते हैं उसको। तो आइए इमैनुअल कांट पर हम विचार करते हैं। कांट का योगदान जो है मुख्यतः तीन बातों पर केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है, और उन तीन बातों को सबसे पहले जानिए आप कि कांट ने क्या बात कही थी। कांट का योगदान तीन संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले कांट ने व्यक्तिवादी दर्शन द्वारा फैलाए गए अति भौतिकता का विरोध किया, खुलकर विरोध किया, बल्कि घोर विरोध किया कह सकते हैं आप। व्यक्तिवादी दर्शन ने समाज में अति भौतिकतावादी दृष्टिकोण को स्थापित रूप दे चुका था, लेकिन कांट ने इसका खुला विरोध किया और कहा कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य की आत्मिक उन्नति ज्यादा महत्वपूर्ण है भौतिक उन्नति के। यानी मटेरियल जो अचीवमेंट है आपका वो सेकेंडरी है, और यदि आपका इनर सोल डेवलप कर रहा है, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है, तो यही इंपॉर्टेंट है मनुष्य के जीवन के लिए। और इस अति भौतिकतावादी दृष्टिकोण का कांट ने खुला विरोध किया। कांट की दूसरी मान्यता थी, और यह काफी इंपॉर्टेंट था, और इसी के लिए कांट को याद भी किया जाता है, कि कांट ने सार्वभौमिक नैतिक विधि और स्वतंत्रता की बात की थी। यूनिवर्सल मोरल लॉ या इथिकल लॉ और फ्रीडम की बात की थी, सार्वजनिक नैतिक विधि और स्वतंत्रता की बात की थी। और कहना था कांट का कि सार्वभौमिक नैतिक विधि जो है वह यूनिवर्सल लेवल पे है, और व्यक्ति को इसी के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कांट ने यह भी कहा कि विधि जो है
वह स्वतंत्रता की प्रेरक शक्ति है या स्वतंत्रता को स्थापित करती है। यानी कांट की दृष्टि में विधि जो है सर्वाधिक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि विधि से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रेरणा भी मिलती है और स्वतंत्रता स्थापित भी होती है। इसलिए दूसरा जो पॉइंट है वो कांट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि कांट ने सार्वभौमिक नैतिक विधि और स्वतंत्रता की बात की थी। 2 पॉइंट हो गया। पहला, व्यक्तिवादी दर्शन की खुलकर आलोचना की और बताया कि आत्मिक उन्नति ही सबसे इंपॉर्टेंट है, न कि भौतिक उन्नति। दूसरी बात कि उसने सार्वभौमिक नैतिक विधि और स्वतंत्रता की बात की और कहा कि विधि इतना इंपॉर्टेंट है कि विधि से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित होती है या उसको स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। तीसरी बात, कांट का योगदान तीसरे संदर्भ में किस बात पे है कि कांट ने कभी भी व्यवहारिक राजनीति पर कभी उसने जोर नहीं दिया और राजनीतिक सिद्धांतों पर जोर दिया उसने। जैसे एग्जाम्पल में बता रहे, व्यवहारिक राजनीति का तात्पर्य वहां था, आदमी चर्चा करता है प्रशासन प्रणाली, संविधान, इन सब बातों पर उसका जोर नहीं था। कांट का जोर था राजनीतिक सिद्धांतों पर। यानी जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं, स्वतंत्रता, विधि, अधिकार, ये राजनीतिक सिद्धांत हुए। तो कांट ने व्यवहारिक राजनीति पर कभी चर्चा नहीं की, बल्कि राजनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा की, जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, विधि। ठीक है, इन्हीं 3 बातों के संदर्भ में कांट का योगदान है। और अब हम आते हैं कि कांट ने क्या क्या कहा था। ठीक है, तो कांट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत या विचारधारा सार्वभौमिक नैतिक विधि और स्वतंत्रता है। लेकिन कांट ने सबसे जो इंपॉर्टेंट बात कही है वह है उसका नैतिक संकल्प या इच्छा। कांट का कहना है कि यदि मनुष्य को उसकी नैतिक संकल्प या इच्छा के अनुसार कार्य करने दिया जाए तो वह स्वतंत्र हो जाएगा। यानी जिस मनुष्य को उसके नैतिक इच्छा, जो इच्छा हो उसके हिसाब से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाएगी तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र माना जाएगा। साथ साथ कांट यह भी कहता है कि हर मनुष्य की 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, 2 प्रकार के संकल्प होते हैं। एक प्रकार की इच्छाएं वैसी इच्छाएं हैं या संकल्प वैसे संकल्प हैं जो वासनात्मक होती हैं और वो मनुष्य की यथार्थ इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि वो विवेक प्रेरित नहीं होती हैं। हर मनुष्य की 2 प्रकार की इच्छाएं हैं। पहली इच्छा वासनात्मक इच्छा कहलाता है, लेकिन वह उस मनुष्य की यथार्थ इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ठीक है ना, ठीक है ना, रियल विशेष को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन उसी मनुष्य में एक दूसरी प्रकार की इच्छा होती है जो विवेक प्रेरित इच्छा होती है और जिसका आधार नैतिकता होता है। और यही इच्छाएं उस मनुष्य की यथार्थ इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये जो नैतिक इच्छा है वही उसका रियल विश है। नैतिक इच्छा जो है वही उसका यथार्थ इच्छा है। और कांट ने साथ साथ यह भी कहा है, यदि आपकी इच्छा नैतिक है, नैतिक संकल्प है, तो आप परिणामों की बिना पूर्वानुमान किए, बिना चिंता किए उस इच्छा या संकल्प को पूरा करें। और फिलॉसफी में भी इसको कहा गया है परिणाम निरपेक्ष नैतिकता। मान लीजिए मेरे सत्य बोलने से कोई व्यक्ति की मौत हो जा रही है और अगर मैं झूठ बोलता हूं तो वो व्यक्ति बच जाता है। लेकिन कांट के हिसाब से हमें
सत्य बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के मृत्यु की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे अवसर डे टू डे लाइफ में भी आएंगे। इसको कहते हैं परिणाम निरपेक्ष नैतिकता। ठीक है। अब आइए, कांट ने दूसरी बात क्या कही है। कांट ने व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत नहीं माना है। यानी ऐसे अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है कि राज्य व्यक्ति पर शासन करता है, इस चीज को कांट ने नकार दिया है। कांट का कहना है कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल नहीं देनी चाहिए। राज्य का कार्य क्यों है, क्यों राज्य स्थापित किया गया है? नागरिकों को दूसरे नागरिकों के कार्यों के कुप्रभाव से बचाने के लिए। यानी हम और आप हैं दो व्यक्ति, यदि आपके कार्य से मुझे अगर हानि हो रही है तो इस स्थिति में राज्य हस्तक्षेप करेगा। यानी व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत कांट ने नहीं स्वीकार किया है और व्यक्ति को उसके शुभ संकल्प, शुभ इच्छा के हिसाब से कार्य करने की स्वतंत्रता देने की बात कही है। कांट के इन उदारवादी विचारों के कारण जर्मनी में उत्तरदायी शासन की स्थापना बाद में हुई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना बाद के काल में हुई। सामंत प्रथा का अंत हुआ, ऐसा माना जाता है। लेकिन उस समय नहीं, बाद में इसका परिणाम आया। और कांट ने राज्य का जो सामाजिक संविदा सिद्धांत रूसो का है, उसको भी उसने स्वीकार नहीं किया है। ये लेकिन कहा है उसने कि राज्य उत्पत्ति के सिद्धांतों में वह सिद्धांत भी एक उत्तम सिद्धांत है, लेकिन कभी भी सामाजिक संविदा सिद्धांत को उसने स्वीकार नहीं किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है कांट ने। ठीक है। तो कांट ने राज्य को हमेशा व्यक्ति के ऊपर नहीं सिद्ध किया है। ठीक है। व्यक्ति को जब लगने लगे कि राज्य उसकी स्वतंत्रता पूर्ति में बाधक है, स्वतंत्रता पूर्ति में नहीं, स्वतंत्रता के उपयोग में बाधक है, तो व्यक्ति कभी भी राज्य को स्वीकार नहीं करेगा। आगे चलकर कांट ने और भी बात बताई है, क्योंकि कांट जो था वह अंतरराष्ट्रीय युद्धों के विरोध में रहता था, विरोधी था। विरोध में रहता नहीं था, विरोधी था। उसने कहा कि एक दिन समय वह आएगा जब दुनिया के देश और लोग अपने आर्थिक मजबूरियों के कारण युद्ध का परित्याग कर देंगे और शांतिपूर्वक जीवन यापन करेंगे। और आधुनिक युग का वह पहला कल्पनावादी विचारक था कांट, जिसने वैश्विक राज्य, ग्लोबल स्टेट की कल्पना की। वह पहला व्यक्ति है आधुनिक युग का जिसने ग्लोबल स्टेट, वैश्विक राज्य की कल्पना की। इसके अलावा उसने यह भी कहा कि युद्ध का परित्याग आर्थिक कारणों से हो जाएगा, और वह ऐसा इसलिए कर रहा था कि कांट ने यूरोप की अराजक स्थिति को देख के ये बात कही थी। यूरोप में एक तरह से प्रतिस्पर्धा का बाजार था और कांट ने इसीलिए कहा था, और इसीलिए उसने अंतरराष्ट्रीय युद्धों के खिलाफ था वो, और कह रहा था कि लोग अपने आर्थिक मजबूरियों के कारण एक दिन इन युद्धों का परित्याग कर देंगे। कांट ने एक और बात बताई, और वह मॉन्टेस्क्यू से काफी प्रभावित था। मॉन्टेस्क्यू ने जैसे शासन को 3 भागों में बांटा है, पहला जुडिशियरी, दूसरा एक्सिक्यूटिव और तीसरा लेजिस्लेटिव, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शासन कार्य को बांटा है मॉन्टेस्क्यू ने। तो कांट ने भी इस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, इस डिवीजन को स्वीकार किया है। और कांट ने कहा है कि शासन का 3 वर्गों में, 3 भागों में विभाजन बहुत जरूरी है। और साथ साथ यह भी कहा है किसी व्यक्ति की नैतिक इच्छा, नैतिक संकल्प के पालन के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग होना जरूरी है। यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक जगह केंद्रित होंगे
तो व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता और नैतिक संकल्प की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। कांट ने फिर लोक संप्रभुता की बात की, यानी जनता को विधियों का स्रोत बताया है, सोर्सेज ऑफ लॉ बताया है कांट ने लोगों को, और कहा है कि जनता ही प्रोमिनेंट है, जनता ही इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी लॉ है, विधेयक है, विधियां हैं, उसका स्रोत जनता है। यानी माना जाता है पीपुल सोवरेनिटी की बात करता है कांट, लोक संप्रभुता की बात करता है कांट, ठीक है। यानी हमेशा से उसने लोगों को महत्व दिया है। अगली बात, कांट ने कहा है उसको शासन के किसी खास रूप से, खास प्रकार से कोई लगाव नहीं है, चाहे राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, गणतंत्र हो, ठीक है, आइदर रिपब्लिक, आइदर डेमोक्रेटिक, ठीक है ना, आइदर मोनार्की। लेकिन वो कहता है कि शासन का चाहे जैसा रूप हो, उस शासन में जनता का रिप्रेजेंटेशन, जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भले वो प्रतिनिधित्व राजा करे, सामंत करे, या फिर जनप्रतिनिधि करे, लेकिन जनता का प्रतिनिधि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी शासन में। यही विचार कांट का है। इसी को आप मगअप कर लेंगे, समराइज करके इसको रिटन करेंगे, तो कांट ने इन्हीं बातों पर अपना विचार केंद्रित किया है। और आपके सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री के लिए एनफ मटेरियल है। सिर्फ 2 पॉइंट इसका आलोचना माना जाता है, जो कि कंक्लूजन में आप ऐड कर देंगे तो कॉम्पैक्ट आंसर, फुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जीएस पेपर 1 में एक लिमिटेशन है कि वर्ड लिमिटेशन भी है, ऐसा नहीं कि 4 पन्ना में कांट लिख रहे हैं आप, या कांट से आपको किसी रिसर्च की अपेक्षा एग्जामिनर को, ठीक है। कांट की आलोचना 2 बिंदुओं पर की जाती है, लेकिन फिलॉसफी में बहुत सारे बिंदुओं पर आलोचना की जाती है, लेकिन यहां पे मेनली 2 पॉइंट कांट की आलोचना का है, क्रिटिसिज्म का है, उस पर ही आपको फोकस करना है। पहला, कांट ने लोक संप्रभुता की बात की है, पीपुल सोवरेनिटी की बात की है एक तरफ, लेकिन साथ साथ उसने एक ऐसे राजा को भी स्वीकार किया है जिस पर कोई लीगल कंट्रोल, वैधानिक नियंत्रण नहीं हो। यानी ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कांट ने एक तरफ लोक संप्रभुता की बात की है, दूसरी तरफ एक ऐसे शासक की बात की है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं। ये बहुत मेजर आलोचना का बिंदु है। दूसरा आलोचना का बिंदु है कांट का कि कांट ने नैतिक संकल्प, इच्छा और स्वतंत्रता पर इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया है, बल दिया है, कि उसकी विचारधारा, उसका मत आदर्शवादी होने के साथ साथ व्यक्तिवाद की ओर झुक गया है, ठीक है ना, इंक्लाइंड इन टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म, ठीक है ना। कांट का जो विचारधारा है, जिसमें उसने नैतिक संकल्प, इच्छा पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया है, जोर दिया है, जिसके कारण से उसका विचार आदर्शवादी होने के बावजूद व्यक्तिवाद की ओर झुक गया है। इन्हीं 2 पॉइंट्स के साथ कांट की आलोचना हो जाएगी और ये कांट संबंधी कॉम्पैक्ट आंसर आपका तैयार हो जाएगा। बस आपको इसको याद रखना है और समझ के ही समझना है, उसके बाद याद रखना। थैंक यू। अब आते हैं दूसरा, एक थिंकर है जिसका नाम है जीन बेकस रूसो, जिसको आमतौर से रूसो ही कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है रूसो। रूसो के बारे में एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नेपोलियन बोनापार्ट का है, जिसमें रूसो के बारे में नेपोलियन ने कहा है, यदि रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। ये पहली बात आपको बता दें, रूसो ने कभी भी डायरेक्टली, प्रत्यक्ष तौर पे लोगों को क्रांति के लिए उद्वेलित नहीं किया था, इंस्पायर्ड नहीं किया था, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उस समय था,
उसका उसने क्रिटिसिज्म किया, आलोचना किया इनडायरेक्टली वे में, और लोगों को उसकी रचनाओं को पढ़ने के बाद खुद से इंस्पिरेशन मिला और फिर क्रांति हुई। ठीक है ना? जो पहले से स्थापित संस्थाएं और व्यवस्था थी उसके बारे में आलोचना करने से रूसों ने एक माहौल बनाया, क्रांति जनित माहौल, और क्रांति सफल। तो खैर ये स्टेटमेंट की मैं बात करूं। अब आप आइए रूसो। रूसो का योगदान यही है कि रूसो ने अपने विचार को डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स निबंध से स्टार्ट किया, जिसमें उसका कहना था प्राचीन काल में, आदिम काल में, ठीक है ना, प्रिमिटिव टाइम में मनुष्य जो था वो सभ्य प्राणी था। उसमें कोई कल छपट, लालच, दुराचार, स्वार्थपरता ऐसी चीजें नहीं थी। लेकिन मनुष्य जैसे जैसे सभ्य होता गया उसमें ये सारे दुर्गुण, सारी बुराइयां प्रवेश कर गई। फिर एक अगला लेख उसने लिखा जिसका शीर्षक था असमानता के उद्गम पर विवेचना। इसमें भी उसने कहा कि निजी संपत्ति की अवधारणा ने मनुष्य के अंदर लालच, दुराचार, स्वार्थपरता, द्वेष, कलह आदि दुर्गुण पैदा कर दिए। और एक तीसरा 1762 में उसकी रचना आई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा सिद्धांत, प्रिंसिपल, जिसमें उसने बताया है कि राज्य एक समझौते का परिणाम है। लोग जिनके पास स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाव सब कुछ था और आपस में सामूहिक रूप से रहते थे, लेकिन लोगों ने अपने इन अधिकारों को, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, बंधुता को भ्रातृत्व कह रहे हैं, इन सारे अधिकारों का धीरे धीरे परित्याग कर राज्य को सौंप दिया और राज्य के साथ एक समझौता हुआ और इसी से राज्य का जन्म हुआ। इसलिए कोई भी सत्ताधारी हो, यहां तक कि राजा भी जनता का प्रतिनिधि है, और इसका अर्थ यह है कि यदि राजा भी इन अधिकारों में हस्तक्षेप करें तो रूसो ने अपने लेख में कहा है कि प्रजा को, व्यक्ति को, जनता को यह अधिकार है वो उसे हटा दे। एक बहुत बड़ा मेजर स्टेटमेंट था रूसो का। रूसो ने बालकों के मन को, बच्चों का उदाहरण दिया है और कहा है कि बालक जो कुछ भी बोलना चाहें उनको बोलने दीजिए, और बालकों के मन में शुरू से ही, प्रारंभ से ही नैतिकता संबंधी गुणों का आरोपण कराया जाए, यानी सदाचारिता, नैतिकता, मानवता, दया, ये जो सद्गुण है वो बालकों के मन में भरा जाए ताकि एक अच्छे मानव का विकास हो सके। रूसो ने कहा कि प्राचीन काल में मनुष्य बिल्कुल निर्दोष, सरल जीवन जीता था, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्य सभ्य होता गया और निजी संपत्ति की अवधारणा उभरी, उसके मन में लालच, दुराचार, स्वार्थपरता धीरे धीरे जगह लेना शुरू कर दिया। और उसका यह भी कहना था कि व्यक्ति ने अपने अधिकारों का परित्याग करने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे राज्य जैसी संस्था का उदय हुआ। और फिर भी व्यक्ति को इतना अधिकार है कि वह यदि इन अधिकारों पर कोई दिक्कत समझे, कुठाराघात समझे, तो इस व्यवस्था को बदल दे।
रूसो ने बताया लोगों को कि समाज में समस्याओं का कारण कुलीन वर्ग है, एलिट क्लास। उसके साथ साथ उसने व्याख्या की कि असमानता दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक असमानता और दूसरी व्यक्ति द्वारा निर्मित असमानता। उसने कहा कि प्राकृतिक असमानता को स्वीकार किया जा सकता है, समझे, नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लंबा है, कोई छोटा है, कोई मंद बुद्धि का है, कोई काफी तेज दिमाग का है, कोई मोटा है, कोई पतला है। लेकिन व्यक्ति द्वारा ओरिजिनेट डिस्क्रिमिनेशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति द्वारा पैदा किए गए असमानता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसे एक ही वर्ग को नौकरी लेने का अधिकार हो, एक ही वर्ग को पढ़ाई करने का अधिकार, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और समाज में कुलीनों के कारण इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, तो व्यक्ति को, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे सिस्टम को उखाड़ फेंकने का भी अधिकार है, क्योंकि शक्तियों का स्रोत व्यक्ति है, जनता है, ऐसा रूसो का कहना था। उसने बताया कि निजी संपत्ति की रक्षा राजा का ध्येय है। मतलब कहने का तात्पर्य है, रूसो ने एक ऐसे शासक की कल्पना की, एक ऐसे राजा की बात की जो किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करे और बदले में वह व्यक्ति अपने अल्प अधिकारों का त्याग करे, लिटिल बिट एबंडन करे। वो मतलब थोड़े सारे अधिकार नहीं दे दे, थोड़े अधिकारों का परित्याग करने पड़े उस व्यक्ति को, लेकिन बदले में वह राजा उसके संपत्ति की रक्षा करे। उसको रूसो ने एक आदर्श शासक, कुशल शासक बताया है। रूसो का यह भी कहना है कि उसने अपने लेख में, जो मैंने नाम लिया उस लेख का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखा है कि व्यक्ति, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये रूसो का स्टेटमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उसने दिया उसमें। और बताया है रूसो ने कि व्यक्ति हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है और व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सामाजिक ठेकेदारों ने व्यक्ति व्यक्ति में असमानता पैदा किया है और सबसे प्रमुख भूमिका कुलीनों की है। और इस समाज में जो मानव जनित असमानता है, ह्यूमन क्रिएटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको स्वीकारना उचित नहीं है। इस डिस्क्रिमिनेशन को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। पानी पीना, एक सेकंड। रूसो ने एक और बात कही है। उसने कहा है मनुष्य को प्रकृति की ओर लौटने के लिए, क्योंकि रूसो का कहना है कि जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य था तो वो भद्र पुरुष, भद्र इंसान था और कोई तरह का नैतिक दुर्गुण उसके अंतर्गत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होते गया, उसमें और समाज में ये दुर्गुण आते गए।
इसलिए प्रकृति की ओर लौटने की बात कही है और उसने भी व्यक्तिवादी दर्शन द्वारा फैलाए गए अति भौतिकतावादी विचारधारा का विरोध किया और कहा कि व्यक्ति की भौतिक उन्नति मायने नहीं रखती है, बल्कि आत्मिक उन्नति उसकी मायने रखती है, और अति भौतिकतावाद का उसने खुला विरोध किया। इन्हीं सब विचारधारा के साथ आप दोनों ही विचारकों को के बारे में लिख सकते हैं। इतना इनफ मटेरियल है और ये इतनी इनफ बातें हैं, इसको जीएस के कंसिडरेशन से आपको पढ़ना है और इसका आंसर राइटिंग आपको करना है। थैंक यू। हेलो, जी जी, नंबर क्लास ही ले ही रहे थे जस्ट। हो गया हो गया।